दोस्तों पिछली बार हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पहला पार्ट पढ़ा था और अब उसका हम आगे का सीरीज़ शुरू करते हैं। पहले हमने पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ा। अभी हम उसका अगला पार्ट पढ़ रहे हैं, प्लेट ट्रांसफ्यूजन। तो इसको शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि देखिए इसके नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, पहले आपको ध्यान रखना है। तो वो आप लिखेंगे 1.5 टू 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। ये इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए इसका फंक्शन, ये किस में मदद करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है। मीन्स जो ब्लड वेसल्स रप्चर होती है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स अपना एक फाइब्रिन के साथ क्लॉटिंग कास्केड के थ्रू क्लॉट कर देती है, जाल बना लेती है और वहाँ पर उसमें ये प्लेटलेट्स फंस जाती है और उस हिसाब से ब्लड को रोकना, ब्लड का जो बहाव होता है ब्लड को बहने से रोकती है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि किस किस कंडीशंस में हम इनको ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो इंडिकेशंस देखते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इंडिकेशंस की बात करें तो वो सभी कंडीशंस जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है या ब्लड का चांसेस कम हो जाता है। तो देखिए प्लेटलेट्स का कम होना कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। तो फ्रेंड्स यही एक कंडीशन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा आपका रहेगा डेंगू। तो ये मैं बता रहा हूँ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रहता है प्लेटलेट्स का कम हो जाना। डेंगू में हम उसको देखते हैं कीमोथेरेपी, वहाँ पर बहुत सारी सेल्स डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए हमें कीमोथेरेपी पेशेंट को भी ये देना पड़ता है। इसके अलावा आप देखिए एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया आपको ऑब्वियसली हीमेटोलॉजी डिसऑर्डर्स में पढ़ाया जाएगा। और मैं बता दूँ एप्लास्टिक एनीमिया में सभी ब्लड सेल्स कम हो जाती है। ऑल ब्लड सेल्स आर रिड्यूस्ड इन ब्लड, सो दिस इज नॉन एज एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें हमें आरबीसी भी देनी पड़ती है और इसके साथ साथ हमें प्लेटलेट भी देना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नॉर्मली ये कंडीशंस है, लेकिन हम कब देंगे, यदि पेशेंट को देखिए, एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि प्लेटलेट्स हो जाते हैं 50,000 से कम, तब हम केवल उसको ऑब्जर्व करते हैं। तब तक हम केवल उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। लेकिन यदि 20,000 से कम हो गई है ना प्लेटलेट्स, तब हमें इमरजेंसी में ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। फिर हम किसी का वेट इसमें नहीं करते हैं कि ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी, बस होना शुरू हो जाता है ऑब्वियसली। लेकिन 50,000 से कम होती है, 50,000 तक आती है, तब हम केवल ये वेट करते हैं कि उसका साइन सिम्टम ठीक है, मैनेज कर पा रहा है, तो हम ऑब्वियसली उसको फ्लूइड दे करके इस हिसाब से मैनेज करते हैं पेशेंट को। लेकिन 20,000 से कम होती है तब हमें इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यही है कि आपको 20,000 यदि किसी पेशेंट का मिल रहा है तो आपका आंसर सीधा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है। यदि 50,000 तक आ रहा है तो आपको उसको ये देखना है कि उसमें साइन सिम्टम्स को देखना है। ठीक है, ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है। अब देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, उसमें आपको क्या मिलेगा इसकी बात कर लेते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसमें आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले कहाँ से मतलब इसको बोलते हैं ब्लीडिंग के चांसेस हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा, एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता है। और ये किस लिए मिलता है, इसका रीज़न मैं बता दूँ आपको। क्योंकि कैपिलरीज जो होती है, एक लिटिल्स एरिया बोलते हैं हम उसको, लिटिल्स एरिया हमारे नोज में पाया जाता है। और वहाँ पर जो कैपिलरीज होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो ईजीली रप्चर हो जाती है। तो इस लिटिल्स एरिया में जो कैपिलरीज होती है उसका रप्चर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें एपिस्टेक्सिस सबसे पहला इसका साइन एंड सिम्टम्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम प्लेटलेट्स का अगला पार्ट देखते हैं कि कितने कितने टाइप का ट्रांसफ्यूजन होता है, तो वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स कितने टाइप का ट्रांसफ्यूजन हम बोल सकते हैं। तो ये आपका प्लेटलेट है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है RDP। ठीक है, इसका मतलब होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो होता है RDP, दूसरा हम बात करते हैं
तो वो होता है आपका SDP। SDP का मतलब होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि प्लेटलेट को हमने दो भागों में बांट दिया है, रैंडम डोनर प्लेटलेट और सिंगल डोनर प्लेटलेट। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या क्वालिटी होती है, क्या कंडीशन होती है, सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम RDP की बात करते हैं। तो RDP में क्या होता है कि रैंडम का मतलब है किसी भी डोनर से हमने क्या ले लिया, ब्लड ले लिया है। ठीक है, और उसकी हमने प्लेटलेट अलग की है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि नो ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुपिंग की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और सिंगल डोनर प्लेटलेट है वो ये होता है कि उसी पेशेंट से हमने लिया है, जिस ये पेशेंट है इसी की हमने प्लेटलेट पहले निकलवा ली और निकलवाने के बाद उसको वापस ट्रांसफ्यूज़ कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट, और रैंडम डोनर प्लेटलेट होती है वो हमारे को इमरजेंसी कंडीशन में मिल जाती है। अब देखिए क्या होता है कि 1 यूनिट जो आपकी SDP आप ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ठीक है, और उतना ही क्या होगा कि आप 6 यूनिट RDP ट्रांसफ्यूज़ कर दो। मतलब इसको इस पे बराबर किस हिसाब से बराबर, वॉल्यूम में वो बराबर नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि जितना ये बढ़ाएगी 6 यूनिट, उतना ही ये अकेली यूनिट प्लेटलेट को बढ़ा देगी उसके अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप मान लीजिए पेशेंट को 1 यूनिट आपने SDP ट्रांसफ्यूज़ किया है और उसके बाद कितना बढ़ रहा है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है 40,000 से 50,000 आपकी प्लेटलेट की ग्रोथ वो बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। और ये कितना घंटा लगता है, लगभग 1 दिन आप इसको बोल दीजिए, 1 दिन 18 से 24 घंटे में ये वृद्धि देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। और यदि आप 6 यूनिट ये देंगे तब आपको इतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये बता रहा हूँ। अब इसका मतलब यदि ये पूछ ले आपसे कि 1 यूनिट क्या रैंडम डोनर प्लेटलेट हमने ट्रांसफ्यूज़ की है, ठीक है, तो उसमें कितनी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स एक्यूरेट आप नहीं बोल सकते, इसमें आपको एक रेंज लेके चलनी पड़ेगी। 5,000 से 10,000 प्लेटलेट वहाँ पर बढ़ेगी 1 यूनिट RDP ट्रांसफ्यूज़ करने पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम का। तो पिछली बार मैंने आपको PRBC में बताया था। PRBC में 1 यूनिट का मतलब होता है 250 ml। ठीक है, लेकिन प्लेटलेट की बात करेंगे यदि हम, तो प्लेटलेट में आएगा 50 to 70 ml। 50 to 70 ml ये ध्यान रखना है। 50 to 70 ml कोई सा भी हो, चाहे रैंडम डोनर हो और चाहे सिंगल डोनर प्लेटलेट हो, दोनों में ही यही वॉल्यूम रहेगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि इसका प्रिजर्वेटिव क्या होता है। तो प्रिजर्वेटिव को हम डिस्कस करते हैं। तो अगला इसका हम देखेंगे प्रिजर्वेटिव। आप जो मैं लिख रहा हूँ उसमें फोकस कीजिएगा और जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि आप चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं साथ में, ताकि आपको बार बार थोड़ा सा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और आप कभी भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रिजर्वेटिव रहेगा वो रहेगा सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट इसमें प्रिजर्वेटिव रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टोरेज टेम्परेचर। जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था ये PRBC से रिलेटेड कि स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो काफ़ी लोगों ने -5 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है, जो गलत आंसर आप सभी का। मैं बता दूं कि PRBC के लिए, जो मैं बता दूं आपको, PRBC के लिए मैंने बताया था टेम्परेचर वो था 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जबकि इस प्लेटलेट के लिए जो बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, प्लेटलेट के लिए रहता है रूम टेम्परेचर। मीन्स आपको इसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है। और यदि रूम टेम्परेचर पूछा जाता है आइडियली तो वो रहता है 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर इसका स्टोरेज के लिए रहेगा प्लेटलेट्स का,
चाहे कोई सा भी प्लेटलेट हो। जहाँ मैं प्लेटलेट बोल रहा हूँ वहाँ आरडीपी और एसटीपी दोनों आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स एक इंस्ट्रूमेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है, एजिटेटर। ठीक है, एजिटेटर क्या होता है? एजिटेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम प्लाज्मा को प्लेटलेट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इस एजिटेटर में हम इसको रखते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्लेटलेट से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बता दूं, इसका स्टोरेज ड्यूरेशन, मैंने आपको स्टोरेज टेम्परेचर बताया है ये। अब हम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि कितने दिनों तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज का जो ड्यूरेशन रहेगा 5 to 7 डेज आपको आंसर देना है। 5 to 7 डेज आपको आंसर देना है। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? अब ये 5 to 7 डेज आप आंसर देंगे, लेकिन इसमें बहुत सा लफड़ा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए 5 डेज हैं वो रहेगा आपका सिंगल डोनर प्लेटलेट, ये सबसे कम स्टोर रह पाती है, तो 5 दिन केवल आप इसको रख सकते हैं। 7 डेज होती है वो आपको आरडीपी रख सकते हैं। ठीक है, और आरडीपी ही मोस्टली हमारे पास अवेलेबल होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यदि आपको केवल प्लेटलेट पूछेगा तो मीन्स आपको आरडीपी पर फोकस करना है। तो आरडीपी हम मोस्टली कितने 7 दिन तक सेव कर सकते हैं, लेकिन इसका अधिकतम ड्यूरेशन है वो है 11 दिन। यदि आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछा जाता है तो 11 दिन आंसर देना है, नॉर्मल ड्यूरेशन पूछा जाता है तो 7 दिन देना है, और यदि स्पेसिफिक एसडीपी दे के पूछा जाता है तो आपको 5 दिन आंसर देना है। तो इसके मतलब 3 वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, 3 वैल्यू मिली है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 5 दिन आएगा एसडीपी के लिए और 7 दिन आएगा आपका आरडीपी के लिए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉर्मल ड्यूरेशन यही रहेगा। और जो 11वां दिन है वो है मैक्सिमम स्टोरेज ड्यूरेशन। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ अभी तक था। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे प्लाज्मा, जिसमें एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।